हो सकता है कि किसी स्कूल के हर क्लासरूम में एसी ना हो सकता है किसी स्कूल का प्लेग्राउंड बहुत बड़ा हो सकता है कि किसी स्कूल के टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट हों, पर स्कूल्स की सबसे बड़ी यूएसपी होती है उसकी पढ़ाई। इसीलिए एज पब्लिकेशंस का प्रॉमिस है हर स्कूल की पढ़ाई का स्तर हमेशा ऊंचा रहेगा। दैट इज व्हाई आई एम थ्रिल्ड टू सेलिब्रेट दिस वंडरफुल एसोसिएशन विद एज पब्लिकेशन एंड बुक्स। एज पब्लिकेशंस, पढ़ाई का सेलिब्रेशन। Hello student, how are you all? I hope you all are doing great. I'm Pooja Tripathi and today we are going to learn about the new beginning, cities and the state. So student, did you ever think about how the people used to live in the earlier time? How the roles and the responsibility were divided among them? किस तरीके से वो रूल करते थे, क्या क्या चीज़ें करते थे, किस तरीके से जो उनकी गवर्नमेंट, इफ दैट टाइम गवर्नमेंट इज देयर, हाउ दे रूल, किस तरीके से गवर्नमेंट रन होती थी, किस तरीके से सिस्टम है दैट अफेक्टेड द सिस्टम वी हैव नाउ, कौन सी चीज़ें हमने उनसे सीखी हैं। ऑल दीज क्वेश्चन वुड बी इन योर माइंड। तो इन सारी चीज़ों को जानने समझने के लिए हम चलेंगे मीनाक्षी मैम के पास। Hello children, my name is Meenakshi Rai and I am your teacher. Today in the SST we are going to discuss chapter number 4 and the name of the chapter is New Beginnings, Cities and State. And in this chapter we are going to discuss about the different Janpad, Mahajanpad, early democratic tradition, more innovation, one Jati system and development elsewhere in India. So once we will discuss, we will understand about the new beginnings of the cities and states, how they emerged in the subcontinents. So let's connect yourself with the chapter. Imagine you and your family are moving from small village to the big city first time. कैसा तुम्हें दिखेगा वो, आपके फूड, क्लोथ, वर्क पैटर्न में आपको सब कुछ अलग अलग नज़र आएगा। We know that in the early second millennium BCE, इसे अंडरलाइन करें बेटा, over a few century after the 2000 BC, जो इंडस और हड़प्पन सिविलाइजेशन, आपने नाम सुना है ना, द इंडस और हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसे हम सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं, दैट वाज द इंडियाज फर्स्ट अर्बनाइजेशन। उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। और ये जो है इट केम टू एन एंड एट दैट टाइम पीरियड मैं बता रही हूँ, उस समय ये एक प्लान्ड जो सिविलाइजेशन थी उसका एंड हो रहा था। मैनी ऑफ इट्स सिटीज़ वर अबंडेंट, सम प्लेसेस पीपल कंटिन्यू टू लिव बट ग्रेजुअली रिटर्न टू द रूरल और विलेज लाइफ वंस अगेन। तो इतनी एडवांस जो ये सभ्यता थी ये धीरे धीरे एंड हो गई। दिस शिफ्ट हैपन्ड बिकॉज ऑल द की फीचर ऑफ द हड़प्पन अर्बन ऑर्डर हैज़ डिसअपीयर्ड। जो उन्होंने अर्बन कल्चर डेवलप किया था ना, वो सारा का सारा बेटा ख़त्म हो गया। दीज इंक्लूडेड वेल प्लान्ड हाउसेज, वो ख़त्म हो गए, प्लानिंग ही ख़त्म। तो जब वेल प्लान हाउस ही नहीं है तो आप कैसे कह दोगे अर्बन सिविलाइजेशन है ना। आगे की सभ्यताओं में कुछ भी हमें प्लान मिला नहीं, पब्लिक बिल्डिंग्स नहीं, और क्राउडेड सिटी अगर आप देखोगे, सो क्राउडेड स्ट्रीट्स हैं, बजलिंग मार्केट, कम्युनिटीज़, वेल स्पेशलाइज ऑक्यूपेशन, मेटल स्मिथ्स होते थे, पॉटर्स है, बिल्डर्स है, वीवर, क्राफ्टमैन, एज वेल एज सिस्टम ऑफ राइटिंग, सैनिटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल स्टेट स्ट्रक्चर लेड बाय द रूलिंग क्लास। ये सब हमें देखने को मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो धीरे धीरे खत्म हो गया। फॉर नियरली 1000 ईयर्स आफ्टर दिस डिक्लाइन, इसके ख़त्म होने के 1000 साल के बाद ऑलमोस्ट अर्बन लाइफ लार्जली वैनिश्ड फ्रॉम इंडिया। ये अर्बन स्ट्रक्चर ही ख़त्म हो गया, कहाँ गायब हो गया। ऑल द न्यू स्मॉल टाउन्स में हैव एग्जिस्ट इन नॉर्थ इंडिया, थोड़े थोड़े छोटे छोटे टाउन्स देखने को मिले। ड्यूरिंग दिस पीरियड इम्पॉर्टेंट रीजनल कल्चर कंटिन्यूड बट दे वर नॉट अर्बन सेंटर। कुछ रीजनल कल्चर डेवलप हुए कॉन्टिनेंट में, लेकिन हम उससे अगर कंपेयर करें इंडस वैली सिविलाइजेशन से तो उतने अर्बन सेंटर ये नहीं थे। देन इन द फर्स्ट मिलेनियम बीसी में आ गए, जब हम इस टाइम पीरियड पे आते हैं, फिर एक नई वेव आई, फिर एक चेंज आया। अब ध्यान गया कि हाँ इसमें है अर्बनाइजेशन। So new wave of urbanization emerged and this was particularly evident in the Ganga plain, parts of Indus basin and nearby region gradually spreading across the subcontinent. So गंगा प्लेन के पास जो सिविलाइजेशन आई उसे हम कह सकते हैं कि न्यू इमर्जेंस था अर्बनाइजेशन का। You can see in the map this one,
और ये आपको फर्टाइल गंगा प्लेन्स जो हैं दिख रहे हैं यहाँ पर। नाउ दे आर टू मेन सोर्सेज ऑफ एविडेंस। हम क्यों कह रहे हैं फर्स्ट मिलेनियम बीसी में जो कुछ हमें देखने को मिला वो अर्बन सेंटर था। उसके दो मेन सोर्सेज हैं। एक तो हमें आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में मिला जिसने बताया कि उस समय एंशियंट अर्बन सेंटर डेवलप हुआ, और दूसरा हमें एंशियंट टेक्स्ट जो थे, चाहे वो लेटर वैदिक टेक्स्ट थे, बुद्धिस्ट जैनिस्ट लिटरेचर थे, उन सब में भी हमें अर्बन सेटलमेंट के बारे में पढ़ने को मिला। सो दिस फेज इज रेफर टू इंडियाज सेकेंड अर्बनाइजेशन, क्योंकि फर्स्ट तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, फिर बीच में ऑलमोस्ट 1 से 2000 टाइम पीरियड का गैप पीरियड हो गया, उसके बाद जो आया that is second urbanization, a period of urban growth in many ways and continue down to the present day। आज तक फिर वो चलता आ रहा है। Now moving to the keep in mind the painted grey ware, PGW की बात करें, pottery, it was found in the जनपद often had geometrical patterns थे इस पे। ये एक पॉटरी थी बेटा, इसमें जियोमेट्रिकल पैटर्न्स थे, ट्राइंगल, स्क्वायर, पैरेलल लाइंस बनी हुई थी इसमें, और दीज डिज़ाइंस फॉर नॉट जस्ट डेकोरेटिव। आप सोचो कि डेकोरेटिव है, नहीं, इनका अपना एक सिंबल होता था, इनका रिचुअल मीनिंग होता था डेली लाइफ में। वहीं से पता चलता है कि अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गया था। So student, we have learned about the civilization in earlier classes. How these civilization started, किस तरीके से वो जो हैं अपनी चीज़ों को, हाउ वाज देयर मैनेजमेंट, हाउ दे रूल, ये सारी चीज़ें हमने जानी समझी। नाउ विल लर्न अबाउट जनपदास एंड महाजनपदास। सो व्हाट आर द जनपदास एंड महाजनपदास, किस तरीके से उनका डिवीजन होता था, व्हाट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ दे रन, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जनपद एंड महाजनपद की बात करते हैं। व्हेन पीपल स्टार्टेड लिविंग सेटल लाइफ, तो वो कहाँ सेटल होते थे? नदियों के किनारे, जहाँ उन्हें फर्टाइल लैंड मिल जाता था, एग्रीकल्चर अच्छे से कर लेते थे, एनिमल डोमेस्टिकेट कर लेते। फिर सम पीपल बिकेम अलाइज विद अदर बिकेम राइवल्स। हुआ क्या, कुछ लोग और आ गए, वो उनके साथ मिलजुल के रहने लग गए, तो मिलजुल के रहने लग गए तो अलाइज हो गए, लेकिन कुछ जो थे राइवल हो गए, उन पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया। सो राइवलरीज भी हो गए, दुश्मन भी हो गए। सो दोज हु शेयर द सिमिलर आइडियाज, सिमिलर लैंग्वेज, सिमिलर कल्चर, जो जिन्होंने शेयर किया और लिविंग टुगेदर इन अ ग्रुप, उन्हें हमने नाम दिया जनपद। जन मतलब लोग होते हैं ना बेटा, जनपद। सम ऑफ दीज जनपद ग्रू इनटू द लार्ज किंगडम्स ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। द वर्ड जनपद जो है बेटा लिटरली मीन्स द लैंड वेयर पीपल प्लेस देयर फीट, जहाँ पे लोगों ने रहना शुरू किया। सो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो हमें एक्सकेवेशन में, खुदाई में मिले हैं ना अर्ली जनपद के, वो हमें मिले हैं फाउंड एट द साइट्स लाइक पुराना किला हो गया दिल्ली, वहाँ से हमें मिला है। हस्तिनापुर जो कि नियर मेरठ है। देन आपका जो है नेक्स्ट आता है अतरांजिकेरा जो कि आपका इटावा में है। यहाँ से हमें आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं, और ये एक्सकेवेशन शो कर रहा है कि उस समय जो लोग थे हट में रहते थे, एनिमल्स को पालते थे, फार्मिंग की प्रैक्टिसेस करते थे, राइस, वीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सीसम, मस्टर्ड, इसको उगाते थे। पीपल इन जनपद यूज डिफरेंट काइंड ऑफ पॉटरीज। सम पॉट्स वर ग्रे और कुछ रेड कलर के हमें मिले हैं पॉट्स, रिमेन्स जो हमें मिले हैं ना खुदाई में, कुछ ग्रे हैं कुछ रेड हैं। स्पेशल टाइप की पॉटरी मिली है जिसे हम कहते हैं पेंटेड ग्रेवेयर, ये इस साइट्स पे हमें मिले हैं। ये देखो पॉटरी जो हमें जनपद साइट पे मिली है। अब ये जो पेंटेड ग्रेवेयर्स जो हैं, ये ऐसे पॉट्स हैं जो डेकोरेटेड हैं विद द स्ट्रेट लाइंस एंड जियोमेट्रिकल शेप। लेट्स से आपने ऐसा कुछ डिज़ाइन किया, ठीक है, अब उसमें इस तरीके से ऐसे लाइनें बनी हैं, बीच में ऐसे ट्रायंगल बने हुए हैं, सर्कल से बने हुए हैं, तो इस तरीके से जियोमेट्रिकल डिज़ाइन है। अब दीज पॉट्स आर जो है दे आर वेरी फेमस एट दैट टाइम। बाय द 6th century BC लार्जर पॉलिटिकल यूनिट्स इंक्लूडिंग बोथ मोनार्कीज हो गई, रिपब्लिक हो गई, चाहे वो राजा रूल ओवर कर रहा है। अब ये जो मोनार्की और रिपब्लिक पॉलिटिकल यूनिट इमर्ज हुई ना एंशिएंट इंडिया में, इन्हें हम कहते हैं बेटा महाजनपदास। एंड देयर वर 16 सच महाजनपदास। 16 फेमस महाजनपद उस समय हुई हैं, जिसमें मगध, कोसला, वत्स, कुरु, मल्ला, ये आपका देखो नाम दिए हुए हैं उन महाजनपद के।
जो जनपद से थोड़े बड़े हैं, जिनमें रूलर्स हैं, ठीक है, शूरसेना। इसके अलावा आप देखो और भी नाम आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे, डैट इज़ अश्मका, कंबोजा, गंधारा। गांधार के बाद आपका अंगा, काशी, वज्जी, अवंती, विदेह, छेदी, मत्स्या एंड पांचाल। ये वो 16 महाजनपद हैं जो उस समय एग्जिस्ट हुए थे। लेकिन इन 16 में से जो पावरफुल बन गए, जो आगे जाके बड़े किंगडम्स में भी बदले, वो थे काशी, कोशला और मगध, अवंती। ये 4, काशी, कोशला, मगध, अवंती, ये पावरफुल हो गए। अराउंड 2500 ईयर्स एगो सम जनपद बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट और वो धीरे धीरे इवॉल्व हो गए महाजनपद में। अब ये जो महाजनपद थे बेटा, ये वेल इस्टेब्लिश थे, इनकी अपनी कैपिटल सिटीज़ थी, चारों तरफ से इन्होंने किलाबंदी कर रखा था, फोर्टिफाइड नहीं होते, बड़े बड़े किले होते हैं, महल होते हैं, उनकी दीवारें होती हैं, हाई हाई वॉल्स बना रखी थी, वुड की, ब्रिक्स की, स्टोन की। फोर्टिफिकेशन से क्या था, अंदर की जो पूरी एरिया इनकी है ना, महाजनपद जो है वो पूरा का पूरा प्रोटेक्ट हो गया अगेंस्ट द इन्वेशन, कोई बाहर से हमला नहीं कर सकता आसानी से। बट साथ साथ इट ऑल्सो मार्क द टेरिटरी ऑफ द किंगडम, इससे पता जाता था यहाँ तक जो एरिया है वो इस किंगडम की है। एंड अलाउड द रूलर टू मेंटेन बेटर कंट्रोल ओवर द पॉपुलेशन विद इन द वॉल। So large structure and tall impressive city walls were often constructed to display the wealth। और फिर इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर क्यों बनाए जाते थे, अपनी पावर दिखाने के लिए, स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, वेल्थ दिखाने के लिए। सम प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्ड एक्सटेंसिव प्लानिंग। अब ऐसे तो नहीं बन गए कि एक दिन में रातों रात किले बन गए, बड़े बड़े महल बन गए, नहीं ना, प्लानिंग चाहिए, सब्सटेंशियल फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी चाहिए और काम करने वाले लोग भी तो चाहिए, लार्ज वर्क फोर्स। The new kings also began the practice of maintaining permanent army। अब इन्हें लगा कि हमारा तो बड़ा बड़ा एरिया हो गई, इस पे हम रूल कर रहे हैं, तो परमानेंट आर्मी भी होनी चाहिए ताकि हम अपनी टेरिटरी को डिफेंड कर सके, कोई बाहर से अटैक करता है तो। सो कीपिंग सच आर्मी कॉस्टली है। अब आप आर्मी रखोगे, आर्मी को वेपन्स चाहिए ना लड़ने के लिए, फिर वो वेपन्स लाने पड़ेंगे, फिर आर्मी को आपको सैलरी भी देनी पड़ेगी, सोल्जर्स को क्या दोगे, तो सबका ध्यान रखना पड़ेगा ना। इन सब के लिए क्या चाहिए था, फंड चाहिए था, रिसोर्सेज चाहिए थे। So student, we have learned about the Janpadas and Mahajanpadas. We have learned how the earlier people used to rule। किस तरीके से उन्होंने डिवीजन किया था वर्क का, कि किस तरीके से जो प्लेस है या सिटीज है उसको सही से रन करने के लिए जो वर्क का डिवीजन किया गया था वो हमने सीखा। Now we'll learn about the early democratic tradition. So today we are living in a democracy, we are living in a democratic country. But where its root? ये कहाँ से start हुआ? So we'll learn about the early democratic tradition. किस तरीके से जो पहले के टाइम में डेमोक्रेसी किस तरीके से रूल की जाती थी, क्या क्या राइट्स थे लोगों के पास, किस तरीके से रन किया जाता गवर्नमेंट को, who were the people in their government, ये सारी चीजें हम जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। Now moving to the next topic, early democratic traditions. In each janpad there was an assembly or council called the सभा और समिति। ठीक है, हर जनपद में एक सभा होती थी, काउंसिल, एल्डरली मेंबर की होती थी। ये काउंसिल जो होती थी ना, जिसमें जो मेंबर्स होते थे वो इम्पॉर्टेंट मैटर को डिस्कस करते थे अपने राजा के साथ या हेड के साथ। सो आपने अगर याद हो आपको तो आपने वेदास का पढ़ा था ना, तो उसमें भी हमें दिखा था कल्चरल रूट्स। इंडियाज ओल्डेस्ट टेक्स्ट जो है, मोस्ट मेंबर ऑफ दीज काउंसिल वर एल्डर्स एंड रिस्पेक्टेड पीपल इन द क्लैन। ऐसे ही एल्डरली मेंबर्स की सभा होती थी या समिति होती थी। राजा और किंग जो हैं वो अकेले रूल नहीं करते थे, चाहे आप राजा कहो चाहे किंग कहो, अकेले नहीं। गुड रूलर वॉज एक्सपेक्टेड टू लिसन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑल्सो, क्योंकि काउंसिल में सारे जो आपके एल्डरली मेंबर हैं, अदर मिनिस्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एक अच्छा राजा वही होता था जो इन सब की एडवाइस को सुनता था, इन सब के साथ डिस्कस करता था। सम एंशिएंट टेक्स्ट इवन सजेस्ट दैट इफ़ अ किंग वाज नॉट कैपेबल, ऐसा दिखाया गया बहुत सारे एंशिएंट टेक्स्ट में बेटा, जहाँ राजा अगर कैपेबल नहीं है ना तो उनकी काउंसिल ने उन्हें रिमूव कर दिया है कि वो चला लेंगे देश। हाउएवर वी शुड रिमेंबर दैट दिस वाज नॉट ऑलवेज फिक्स्ड लॉ, फिक्स नहीं था। इट शोज़ दैट अर्ली पीपल वैल्यूड द डिस्कशन एंड गाइडेंस। ये था कि पहले के टाइम पे डिस्कशन
और गाइडेंस को वैल्यू दी जाती थी और बात को सुना जाता था, समझा जाता था, अकेले कोई निर्णय नहीं लेता था। When the जनपदास grew into the महाजनपद, जनपद से महाजनपद बन गए, पॉलिटिकल सिस्टम जो है मोर ऑर्गेनाइज हो गया। मोस्ट महाजनपद में अब किंग जो है वो हाईएस्ट अथॉरिटी में आने लग गए। उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? किंग्स को। अब किंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं उनके मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ एल्डर्स। पोजीशन जो थी किंग की वो धीरे धीरे हेरिडेटरी होनी शुरू हो गई। राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, तो हेरिडेटरी हो गई ना, पास फ्रॉम फादर टू द सन। द किंग कलेक्टेड द टैक्स, अब उसे तो आर्मी मेंटेन करनी है, लॉ ऑर्डर मेंटेन करना है, तो टैक्स चाहिए। अपने राज्य को चलाने के लिए उसे रिसोर्स चाहिए, तो ये काम वो टैक्स कलेक्ट करने लग गया, स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन करने लग गया अपनी कैपिटल के अराउंड, और आर्मी बनाने लग गया ताकि नेबरिंग स्टेट से वो फाइट कर सके या प्रोटेक्ट कर सके। सो पावरफुल महाजनपद जो थे मगध, कोसला, अवंती, उन्होंने ये सारे सिस्टम फॉलो किए। यू कैन सी इन द मैप, जो आपका उज्जैनी है ना, ये अवंती है, आप देख रहे हो, और आपका ये कोसला है, यहाँ देखो ये पांचाला है, ये कुरु है आपका, और ये आपका मगध है जो प्रेजेंट डे आपको बिहार दिख रहा है ना, दैट इज। अब हाउएवर सब महाजनपद, वज्जी जो है, मल्ला, ये डिफरेंट थे। इन स्टेट्स में क्या था, जो काउंसिल थी वो ज़्यादा पावरफुल थी राजा से। सारे डिसीजन जो है डिस्कशन और वोटिंग पे होते थे, राजा नहीं करता था। सो दे इवन चूज़ द किंग थ्रू दिस प्रोसेस, किंग भी ऐसे ही चूज़ करते थे, हेरिडेटरी नहीं होता था। डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, वोटिंग होगी, फिर चूज़ किया जाएगा। सो स्टेट्स वर नोन एज, ऐसे स्टेट जो वज्जी है आपका, मल्ला, इन्हें गण या संघ कहा जाता था। मोनार्की से ये अलग थे। मोनार्की में क्या है, एक राजा है, उसके पास पूरा कंट्रोल है, ठीक है। इन्हें हम रिपब्लिक कहते हैं क्योंकि यहाँ काउंसिल ऑफ मेंबर हैं और वो इम्पॉर्टेंट डिसीजन कलेक्टिवली लेते हैं, तो ये क्या हो गए, रिपब्लिक्स। हिस्टोरियन कंसीडर दीज गणास और संघ्स आर सम ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपब्लिक। तो आज जो हम रिपब्लिक कंट्री कहते हैं ना, अपने आप को सोच लो, पहले भी होता था। सो दे शो डैट इवन 1000 ईयर एगो पीपल जो है डेमोक्रेसी को एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में बिलीव कर रहे थे और लोगों को बोलने का अधिकार था। अब आप ये देखो, रुइंस आपको दिखा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ऑफ कौशाम्बी, कैपिटल ऑफ वत्स महाजनपद, ये हमें खुदाई में मिला है। So student, we have learned about the early democratic rules, means पहले जो कैसे डेमोक्रेसी रन होती थी, किस तरीके से पावर डिवाइड होती थी, how the work has been done, how the work has been divided among the people, ये सारी चीज़ें हमने जानी। Now we learn about more innovations, कौन कौन से innovations हुए थे, how it affect the human life, how it affect the human history, और क्या चेंजेस आए उसके बाद, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। Now moving to the next topic, मोर इनोवेशंस की बात करते हैं। द पीरियड ऑफ जनपद और महाजनपद वॉज अ टाइम ऑफ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन हिस्ट्री, बहुत चेंज हुआ। अब ये जो चेंजेस थे बेटा, इसने इंडियन सिविलाइजेशन को बहुत तरीके से शेप किया, इसके कल्चर, रीजन, आर्ट, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, सबको चेंज किया। आपने जो पहले पढ़ा था ना कि आप जो है न्यू स्कूल थॉट राइज अप हुए थे, लेटर वैदिक पीरियड आया, बुद्धिस्ट जैन ट्रेडिशन आया, जहाँ पे न्यू आइडियाज़ को जो है इनकरेज किया गया था, उनकी टीचिंग जो है आगे बढ़ाई गई थी। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे, इंडियन आर्ट एक्सपीरियंस द रिन्यूअल, इंडियन आर्ट में भी देखो चेंजेस आए, इनोवेशन है, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, डेकोरेटिव क्राफ्ट, सेटिंग द स्टेज फॉर फ्लोरिशिंग ऑफ आर्ट इन लेटर एम्पायर्स। सो समय के साथ साथ बेटा हर लेवल पे, हर फील्ड में इनोवेशन हुआ है, क्रिएशन हुआ है। अब आप देखो यहाँ पर जो हमारा अर्बनाइजेशन है एंड ग्रोथ ऑफ सिटीज़, इट रिक्वायर्स द, क्या चाहिए होता है, इसको चाहिए होता है बेटा न्यू टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी टूल्स चल रहे हैं। वाइल द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज़ मास्टर्ड कॉपर एंड ब्रॉन्ज मेटलर्जी, सेकेंड अर्बनाइजेशन saw the rise of iron technology with revolutionized agriculture, warfare and daily life। तो आप ये कह सकते हो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जहाँ कॉपर और ब्रॉन्ज
इनमें उन्होंने महारत हासिल कर रखी थी। तो ये जो सेकेंड अर्बनाइजेशन पीरियड था ये आयरन एज पीरियड कह सकते हैं। इन्होंने आयरन टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से डेवलप कर लिया था। इंडिया के बहुत सारे पार्ट में आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करना, शेपिंग करना, वर्क कैसे करना है आयरन ओर पे, ये परफेक्ट हो चुका था, लोग सीख चुके थे। बाय द लेट सेकेंड मिलेनियम बीसी आयरन टूल जैसे प्लव शेयर जो है आपका, एक्सेस है, सिक्कल है, नाइफ्स है, ये कॉमन हो चुके थे। इनको आयरन बहुत अच्छे से यूज़ करना आ रहा था और इन टूल्स की वजह से फार्मर्स के लिए कल्टीवेशन आसान हो गया था और जो हमारे सिपाही थे उनके लिए वॉर वेपन्स बन रहे थे, सोर्ड, स्पीयर, एरोहेड, शील्ड एक्सेट्रा। आर्मी जो है हमारी स्ट्रांग होती जा रही थी। और ये क्या था, ये ब्रॉन्ज से लाइटर भी थे और शार्पर भी थे, तो एडवांटेज मिल रही थी। वाइल इट इज़ इन डिफिकल्ट टू नो हाउ फ्रीक्वेंट और इंटेंस वॉर्स वर बिटवीन महाजनपद। So we know the military campaign and the occasional alliances helped shape political map of India. ये डेवलपमेंट जो है ये हमें बताती है some reason grow more powerful kingdoms laying the foundation for future empire. इतना तो हमें नॉलेज मिल रही है, सोर्सेज हैं जो बता रहा है कि कुछ महाजनपद जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़े और बड़े किंगडम का रूप उन्होंने ले लिया। ट्रेड है, कॉमर्स है, ये भी रिमार्केबल इनोवेशन है उस समय की, ये तेज़ी से बढ़ा। एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड जो है इट वाज द नेटवर्क विच रिक्वायर्ड द स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और इससे क्या हुआ, अब भाई बहुत तेज़ी से ट्रेड बढ़ रहा है तो एक्सचेंज कैसे करोगे, तो अब आया इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स आने लग गए। अर्लीस्ट इंडियन कॉइन्स जो थे वो पंचमार्क थे। जो पंचमार्क थे जैसे हमारी स्टैम्प होती है वैसे पंचमार्क कॉइन थे, वो भी सिल्वर कॉइन्स हमें मिले हैं। सिंपल सिंबल होते थे उनमें। दीज कॉइन जो है दे मेड द ट्रेड ईजियर। कॉइन के बदले में हमने सामान ले लिया, जैसे आज हम करेंसी यूज़ करते हैं ना, पेपर नोट्स कॉइन्स, वैसे उस समय ये पंचमार्क कॉइन्स थे। वाइडली एक्सेप्टेड थे अक्रॉस द रीजन। लेटर जो है ये सिल्वर की जगह कॉपर, गोल्ड और अदर मेटल्स के भी कॉइन आ गए थे। ना महाजनपद जो था टिपिकली इशूड इट्स ओन कॉइन। हर महाजनपद अपना कॉइन इशू करता था, बट कॉइन फ्रॉम नेबरिंग रीजन जो है वो भी एक्सेप्ट कर लिए जाते थे। ट्रेड एक्सटेंडेड बियॉन्ड लोकल मार्केट। विलेजेस को इंटरलिंक कर गया, टाउन्स को, सिटीज़ को, इवन इंडिया के बहुत सारे शहरों को, रीजन को जो है सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट से भी इंटरलिंक कर गया जो ट्रेड है। तो ट्रेड इतनी तेज़ी से बढ़ा कि इट इनकरेज द इकोनॉमिक ग्रोथ, राइज ऑफ मार्केट एंड एज वेल एज क्या हुआ, आइडियाज़ भी स्प्रेड हो गए, कल्चर, टेक्नोलॉजी भी स्प्रेड हो गई। नाउ मूविंग टू द कीप इन माइंड इन द सेकेंड अर्बनाइजेशन सम सिटीज़ लाइक, आप इसको देखो, शिशुपालगढ़ इन उड़ीसा, दे वर बिल्ट विद द परफेक्टली स्क्वायर लेआउट एंड ब्रॉड स्ट्रीट। आप देखो पूरा अर्बन प्लानिंग है, सोफिस्टिकेटेड ओवर 2500 ईयर्स एगो। क्या है, चौड़े चौड़े रोड हैं वहाँ पर, अभी भी हमें मिले हैं। नाउ सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑल्सो इनकरेज टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल इनोवेशन अदर फील्ड्स में भी हुई है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्टिफाइड सिटीज़, स्ट्रॉन्ग वॉल बना लो, बड़े बड़े गेट्स बना लो, मोर्ट्स बना लो, रिफ्लेक्टेड द एडवांस नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड डिफेंस। पब्लिक स्पेस बनाने इन्होंने शुरू किए, मार्केट प्लेस, ग्रेनरी ये बनानी शुरू की विद सपोर्ट द लार्ज पॉपुलेशन। वाइल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्सेशन जो था वो भी स्मूथ फंक्शनिंग करवा रहा था। सो यूज़ ऑफ आयरन टूल्स एंड कॉइन्स ऑल्सो ट्रांसफॉर्म द डेली लाइफ, मेकिंग एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड क्राफ्ट more productive. So student, we have learned about the innovation at earlier time and how it affect the human history. किस तरीके से जो इन innovation ने है changes लाए जिसकी वजह से development हुए. Now we learn about the Varnas and the Jati system. So in the earlier time, the Varna Jati system was very prevailing. क्या ये सिस्टम था, किस तरीके से इसको डिवाइड किया जाता था, कौन कौन लोग थे इसमें, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। Now moving to the next topic, the वर्ण जाति सिस्टम की बात करते हैं। As human society grew more complex, जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती गई, ह्यूमन सोसाइटी बहुत तेज़ी से बढ़ती गई तो कॉम्प्लेक्स हो गई, सिविलाइजेशन बनती गई। अब क्या था, इन्हें ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ऑर्गेनाइज करने के लिए बेसिस बनाए गए कि ऑक्यूपेशन, सोशल फंक्शन इनका क्या होगा, अदर क्राइटेरिया लिया गया जिसमें इनको हम ऑर्गेनाइज करेंगे।
Such organization help to work the society smoothly and efficiently, and each group specialize in the certain set of activities. For example, देखो some groups handled governance. कुछ लोग जो थे वो पढ़ाई लिखाई पॉलिटिक्स में तेज थे ना, तो उनको गवर्नेंस का काम दे दिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन का काम दे दिया गया. कुछ लोग जो थे हाईली वेद वगैरह सब पढ़ा हुआ था उन्होंने, लिटरेचर, तो उन्हें रिलीजन और एजुकेशन को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई. वाइल स्टिल अदर इंगेज्ड इन ट्रेड, क्राफ्ट, आर्ट, एग्रीकल्चर, टाउन प्लानिंग. सो ये सारे ग्रुप्स को है प्रॉपर क्लासीफाई किया गया और ये बताया गया दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, अलग नहीं है, एक दूसरे की हेल्प करके सोसाइटी आगे बढ़ेगी. प्रैक्टिस में क्या हुआ, सच डिवीजन ऑफन रिजल्टेड इन इनइक्वालिटीज. सुनने में तो अच्छा लगा है लेकिन प्रैक्टिकली तो इसने सोसाइटी में इनइक्वालिटीज ले आई. कुछ ग्रुप जो थे वो तेज़ी से आगे बढ़े, एक्यूमुलेट मोर वेल्थ, इन्फ्लुएंस, सोशल स्टेटस, अमीर होते गए, स्टेटस बढ़ता गया उनका, और कुछ डाउन होते गए. तो इससे इक्वालिटी का जो आइडियल था कहीं ना कहीं हर्ट हुआ. अब देखो आप, this shows that while equality has been ideal that human society have often aspired to, very few have fully achieved it. ये था प्रैक्टिकली बहुत कम इक्वालिटी को अचीव किया गया. इन इंडिया सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज थ्रू टू फोल्ड सिस्टम, वर्ण एंड जाति. अब सबसे पहले बात करेंगे हम जाति की. जाति क्या होता है बेटा, इट रेफर टू द कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ पीपल लिंक्ड अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन. कोई एक जैसा ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, एक जैसे प्रोफेशन में है, क्लोजली टाइड टू देयर वे ऑफ लाइफ और लाइवलीहुड. स्किल्स हो गई, नॉलेज हो गई, दैट आर रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन, जैसे एग्रीकल्चर, मेटल वर्क, ट्रेड हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया. ये क्या है, जनरेशन टू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन होता जाता है. सो ओवर द टाइम सिंगल जाति ऑफन डेवलप्ड इनटू द सब जाति एंड ईच ऑफ इट्स ओन. उनका अपना कस्टम होता था, अपने ट्रेडिशन हो गए, अपने रूल्स हो गए, इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू द मैरिज, रिलीजियस रिचुअल हो गए, फूड हैबिट हो गए. दिस सिस्टम हेल्प स्ट्रक्चर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इंश्योर्ड द ट्रांसमिशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज और प्रोवाइडेड द स्टेबिलिटी टू द सोसाइटी. तो क्या हुआ, स्टार्टिंग में स्किल और नॉलेज के बेस पे स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस को लेके जातियां बनाई गई थी कि भाई ये मेटल वर्कर हैं, ये ब्लैक स्मिथ हैं, ये गोल्ड स्मिथ हैं, ये फार्मर हैं, ये पॉटर्स हैं, है ना, इस तरीके से काम कर रहे हैं. अब बात करेंगे हम वर्ण की. जाति के साथ साथ जो है एक और स्पेशल कैटेगरी बनाई गई जिसे वर्ण सिस्टम कहा गया, जो एंशियंट वैदिक टेक्स्ट से इमर्ज हुआ. वर्ण सिस्टम ने सोसाइटी को 4 ब्रॉड क्लासेस में डिवाइड कर दिया. सबसे टॉप पे थे ब्राह्मण, जिनका काम ये था टू प्रिजर्व एंड स्प्रेड द नॉलेज, परफॉर्म द रिलीजियस रिचुअल, गाइड द सोसाइटी इन स्पिरिचुअल मैटर. दूसरे थे क्षत्रियस, उनका काम था टू डिफेंड द सोसाइटी एंड किंगडम एंड एंगेज इन द वॉरफेयर जब भी नेसेसरी है, और मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर. थर्ड जो वर्ण था वो वैश्य था, वो ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज था जिससे सोसाइटी की वेल्थ बढ़े, जैसे ट्रेड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, बिजनेस हो गया. और फोर्थ वर्ण था शूद्रा, जिसमें आर्टिजन्स को, क्राफ्ट पर्सन को, वर्कर्स को, सर्वेंट को, पॉटर्स को, जो एसेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड, मतलब अदर वर्ण को जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन्हें रखा गया था. अब इन द अर्ली पीरियड अगर आप देखो, वर्ण और जाति सिस्टम जो था बेटा, इट वॉज मोर फ्लेक्सिबल देन इट बिकेम लेटर. उस समय जो है ना इतना कठोर नियम नहीं था, फ्लेक्सिबल था. जो ब्राह्मण था वो क्षत्रिय बन सकता था, क्षत्रिय ब्राह्मण में कन्वर्ट हो सकता था, शूद्र जो है वो वैश्य बन सकता था, वैश्य शूद्र, मतलब फ्लेक्सिबल था. आप किस टाइप का एक्टिविटी कर रहे हो, किस टाइप का ऑक्यूपेशन कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग था. लेकिन बाद में ये रिजिड होता गया, जो जिस वर्ण में है उसी में रहेगा, जनरेशन टू जनरेशन चेंज नहीं होगा. सो हिस्टोरिकल एविडेंस और इंस्क्रिप्शन हमें बताते हैं दैट पीपल एंड कम्युनिटीज कुड चेंज देयर ऑक्यूपेशन इफ सर्कमस्टांसेस रिक्वायर्ड. उस समय हमारे पास प्रूफ है, एविडेंस है, इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है कि आप अपने वर्ण को चेंज कर सकते हो.
ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर उसी वर्ण पे रहोगे, ये बाद में रिजिड हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोलॉन्ग ड्रॉट और नेचुरल डिजास्टर माइट फोर्स अ कम्युनिटी ऑफ फार्मर्स टू माइग्रेट टू अ टाउन। हो सकता है सूखा पड़ गया, किसान जो है वहाँ से चले गए और शहरों में आकर उन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया, कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब वो क्या हो गया, अब ट्रेड कर रहे हैं तो वो वैश्य कम्युनिटी में आ गए ना, isn't it? Similarly, some Brahman might turn to the commerce or even military service. कुछ ब्राह्मण मिलिट्री सर्विस में आ गए या कॉमर्स में आ गए, तो वो वैश्य कैटेगरी में आ गए इफ़ नीडेड। सो फ्लैक्सिबिलिटी जो थी वो सोसाइटी में अलाउड थी टू चेंज अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल कंडीशन, कंपल्सरी या रिजिड नहीं थी। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया ये रिजिड होती गई, क्रिएटिंग सोशल हायरार्की, और धीरे धीरे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन आ गया, लोअर जाति अपर जाति, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी फ्रेम हो गई थी। सो दीज इनइक्वालिटी डिपेंड्स द सेंचुरी पास, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया। और ये जो शुरू हुआ ना बाद में रिजिड सिस्टम, जो कि पहले नहीं था, जो बाद में शुरू हुआ, उसकी वजह से ये कॉलोनियल पीरियड तक बहुत डीपली इनइक्वालिटी और डीपली डिस्क्रिमिनेशन चलता रहा, लोअर कास्ट अपर कास्ट, लोअर जाति अपर जाति ऐसे। So despite its challenges, the one jati system played a significant role in shaping the Indian society. It organized social economic activity, provides stability, influenced cultural life. Scholars agreed होते हैं that while the system was once flexible ना, उस समय बहुत अच्छा ये सिस्टम था। जब रिजिड हुआ तो ये वर्ण जाति सिस्टम गलत हुआ। Affecting the social mobility of the communities, it also important to note one jati was not only the social mechanism which work in India. इसके अलावा बहुत सारे social structure जो थे उस समय coexist कर रहे थे. Some of these will be explored in later theme. So student, we have learned about the Varnas and Jati system. In the earlier time, the people are divided into different Varnas or Jati according to the work they do. उसके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग जातियों में और अलग अलग वर्णास में डिवाइड किया जाता था, एंड द सोसाइटी इज रन अकॉर्डिंग टू दैट। नाउ वी विल लर्न अबाउट द डेवलपमेंट एल्सवेयर इन इंडिया, और इंडिया के दूसरे पार्ट में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए, ये सारी चीज हम जानेंगे समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, डेवलपमेंट एल्सवेयर इन इंडिया। अब देखते हैं फर्स्ट मिलेनियम के टाइम पे क्या हुआ। इंडिया विटनेस द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट बियॉन्ड द गंगा प्लेन में हमें मिली, जहाँ पे मेजर महाजनपद हमें मिले, कम्युनिकेशन रूट्स हमें मिले जो इस्टेब्लिश हुए थे, जो ट्रेड को फैसिलिटेट कर रहे थे, पिलग्रिमेज सेंटर, मिलिट्री मूवमेंट, कल्चरल एक्सचेंज अक्रॉस द रीजन, ये सब हमें देखने को मिला गंगा प्लेन पे। 2 रूट्स जो थे इन पर्टिकुलर बिकेम वाइडली यूज्ड, आर फ्रिक्वेंटली मेंशन्ड इन द एंशिएंट लिटरेचर। एक आपको नाम दिया हुआ है उत्तर पथ, जिसे हम नॉर्दर्न रूट कहते हैं, जो कनेक्ट करता था नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया टू द गंगा प्लेन एंड देन एक्सटेंडेड टू द ईस्टर्न इंडिया। इट्स ऑफ द मेजर हाईवे फॉर ट्रेडर्स, पिलग्रिम्स, आर्मीज, और ये पूरे डाइवर्स रीजन को लिंक कर रहा था, इकोनॉमिक और कल्चरल इंटीग्रेशन कर रहा था। दूसरा जो रूट हमें मिला वो था दक्षिण पथ, नोइंग टू द साउथ रूट, and it began from the कौशाम्बी, जो कि प्रेजेंट डे प्रयागराज है ना, कैपिटल थी, वन ऑफ द महाजनपद, क्रॉस्ड विध्यान रेंज ऑफ हिल, फिर साउथ वेस्ट में आ गया पेनिनसुलर रीजन में। दिस रूट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन कनेक्टिंग सेंट्रल एंड सदर्न रीजन ऑफ इंडिया विद द नॉर्दर्न प्लेन। In addition to these, other routes are also there. Moving to the keep in mind, the उत्तर पथ and दक्षिण पथ route were not just trade highway. ये जो 2 पथ बताए गए ये सिर्फ ट्रेड हाईवे नहीं थे, they also facilitate the movement of ideas, religion, art across the region. Culturally हम लोग कनेक्ट होते जा रहे थे। अच्छा, ये 2 रूट तो हो गए बेटा, उत्तर और दक्षिण पथ। इसके अलावा न्यूमरस लेटरल रोड्स डेवलप की गई थी, जो छोटे छोटे टाउन्स को लिंक कर रही थी, छोटे छोटे शहरों को, गाँव को, कोस्टल एरियाज़ को। ये कोस्टल रीजन जो थे ये वाइब्रेंट थे उस समय, क्योंकि यहाँ से जो कम्युनिकेशन और ट्रेड था वो आसान था। तो ये अट्रैक्ट करते थे मर्चेंट को फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड इवन फ्रॉम द ओवरसीज। In eastern India, major urban center began emerging during this period. One notable example is, आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है शिशुपालगढ़।
ये जो आपका शिशुपालगढ़ है ये अभी आपका भुवनेश्वर के पास है बेटा, ओडिशा में, विच सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ कलिंग रीजन एट दैट टाइम। एंड शिशुपालगढ़ जो है आपका ये फॉलो करता था स्ट्रिक्ट स्क्वायर सिटी प्लान, ब्रॉड स्ट्रीट होते थे, वेल ऑर्गेनाइज लेआउट होते थे, ऐसा माना जाता था, बिल्कुल प्लान करके फिर इस सिटी को डेवलप किया गया है। और यहाँ पे जो है फोर्टिफिकेशन था। दिस डिमॉन्स्ट्रेट द ग्रोइंग सोफिस्टिकेशन इन टाउन प्लानिंग एंड सिविक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर जब हमें ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं तो हमें पता चलता है ना कि ग्रेट लेवल पे अर्बनाइजेशन हुआ था और कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग सिविक एडमिनिस्ट्रेशन था। साउथ इंडिया में भी देखो बेटा सिटीज़ जो है धीरे धीरे 400 BC के अराउंड डेवलप होनी शुरू हो गई थी। रिसेंट आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन सजेस्ट साइन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी। ड्यूरिंग दिस टाइम 3 प्रोमिनेंट किंगडम जो हैं आपके इमर्ज हुए थे तमिल स्पीकिंग रीजन में। जो तमिल स्पीकिंग एरिया है ना, 3 मेन किंगडम्स वहाँ पे इमर्ज हुए। एक थे द चोलास, द चेरास एंड द पांड्यास। ये किंगडम अपने आप में पावरफुल थे एंड वेल डॉक्यूमेंटेड नॉट ओनली थ्रू आर्कियोलॉजी बट ऑल्सो इन द एंशिएंट तमिल लिटरेचर। इनके बारे में हमें बहुत एविडेंस मिलता है, बहुत सारे रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल हैं तमिल लिटरेचर में जो बताते हैं कि उस इन तीनों किंगडम्स में कैसे किंग ट्रेड प्रैक्टिसेस और कल्चरल अचीवमेंट्स होती थी। ना यू कैन सी, देखो बेटा शेल जेमस्टोन्स इंडस्ट्रीज, ये जो हमें इरोड में तमिलनाडु के पास मिले हैं। Now southern regions were rich in natural resources including precious, semi-precious stones, gold, spices, और इससे पता चलता था कि वो कितना प्रॉफिटेबल ट्रेड करते थे बोथ विद इन द इंडिया एंड डिस्टेंट रीजन ओवरसीज। साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी इनका कनेक्शन था, मेडिटेरियंस के साथ भी इनका कनेक्शन था। ट्रेड जो है इट कंट्रीब्यूट नॉट ओनली टू द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बट इकोनॉमिक ग्रोथ तो इनकी हुई, रिसोर्सेज इनके पास आए बहुत ज़्यादा, लेकिन साथ साथ कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल आइडियाज़ भी एक्सचेंज हुए। सो अराउंड 300 to 200 BC ऑलमोस्ट इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिकेम अ वाइब्रेंट इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। गुड्स हो गए, आइडियाज़ हो गए, कल्चरल दे प्रैक्टिसेस मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर क्रिएटिंग द नेटवर्क इंटरेक्टिंग to the one from the other and beyond the Central and Southeast Asia also. So as the period of the connectivity and growth progressed, earlier महाजनपद जो थे वो धीरे धीरे जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई, ये भी एक बार प्रोग्रेस होने के बाद फिर डिक्लाइन होना शुरू हो गए एंड सीज टू एग्जिस्ट। दे वर रिप्लेस बाय द न्यू पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ गया, न्यू फाउंडेशन हो गई। अब आने लगे बड़े बड़े किंगडम्स, बड़े बड़े एम्पायर which would go to the reshape India's history in the centuries to follow. Now moving to the glossary. अर्बनाइजेशन क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टाउन सिटीज। जनपद क्या होता है? स्मॉल स्टेट और टेरिटरी रूल्ड बाय अ किंग। महाजनपद लार्जर और मोर पावरफुल किंगडम्स होते हैं फॉर्म फ्रॉम द स्मॉलर जनपद। रिपब्लिक या गणसंघ स्टेट वेयर डिसीजन आर टेकन कलेक्टिवली बाय द काउंसिल। पंचमार्क कॉइन्स जो हैं अर्लीस्ट इंडियन कॉइन्स हैं ऑफ सिल्वर विद स्टैम्प्ड सिंबल। मूविंग टू द लर्निंग फ्लैशबैक। आफ्टर 2000 BC हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई, अर्बन लाइफ डिसअपियर्ड हो गई फॉर 1000 ईयर। फर्स्ट मिलेनियम BC में सेकेंड अर्बनाइजेशन स्पेशली गंगा प्लेन में स्टार्ट हुआ। स्मॉल स्टेट जनपद जो है इमर्ज हुए, बाद में वही बड़े होकर महाजनपद बने। मोस्ट महाजनपद वर मोनार्की, लेकिन वज्जी और मल्ला रिपब्लिक थे। आयरन टूल्स जो है इम्प्रूव हुए। सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज बाय वर्ण एंड जाति सिस्टम, जो पहले फ्लेक्सिबल था बाद में रिजिड हो गया। नाउ मूविंग टू द exercise, the decline of Harappan civilization is known as the end of India's first urbanization. तो B पे हम darken करेंगे ऐसे। Now moving to the B part, fill in the blanks. After the decline of Harappan civilization, urban life disappeared for nearly 1000 years. Moving to the true false. True false देखो, सेकेंड अर्बनाइजेशन बिगेन इन गंगा प्लेन ड्यूरिंग द फर्स्ट मिलेनियम BCE। ट्रू। ऐसे ही बाकी ट्रू फॉल्स करेंगे आप। मूविंग टू द डी पार्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय टर्म सेकेंड अर्बनाइजेशन? मीन्स आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द फर्स्ट अर्बनाइजेशन दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन, देन there was a gap of
approx 1000 year, and then once again the small Janpad started to emerge, that is the second urbanization. Now short answer, why is the period of 600 BC to 300 BC called the age of second urbanization? Because we have seen the development in economy, social, culture, language, and even the planned city, planned trade. Now long answer type question, explain political changes that took place during the राइज ऑफ महाजनपदास. तो पॉलिटिकल चेंज बहुत ज़्यादा आए थे, फोर्टिफिकेशन हुआ, कैपिटल सिटीज़ बनी, आपकी स्टेबल आर्मीज़ बनी, ट्रेड कल्चर में एक्सचेंज में चेंजेस आए. मूविंग टू द स्किल बूस्टर, एक्टिविटी कह रही है क्रिएट करो एक मॉडल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन महाजनपद और सिटी पे उनके स्ट्रक्चर को, फोर्टिफिकेशंस को दिखाओ. प्रोजेक्ट कह रहा है आप जो है एक मैप ले सकते हैं इंडिया का, वहाँ पे जो एटलीस्ट 5 महाजनपद हैं इनको आपने लोकेट करना है, उनके बारे में लिखना है. नाउ ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी कह रही है, अ फार्मर इन गंगा प्लेन स्टार्ट यूजिंग एन आयरन प्लव फॉर द फर्स्ट टाइम. हाउ वुड दिस चेंज हिज लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ हिज विलेज. आयरन प्लव किया तो टिलिंग अच्छी हो गई, खेती अच्छी हो जाएगी, उसकी लाइफ जो है अच्छे से गुजरेगी. So that's end for the chapter. I hope you understand. Do the exercise carefully. So here we end the chapter. In this chapter we have learned about the democracy, the people who rule in earlier time, किस तरीके से work को divide किया जाता था, how the government was run, what were the responsibility, how the power was divided, what are the different innovations, किस तरीके से जो वर्णा जाति सिस्टम था, वो सारी चीज़ें हमने जानी और समझी है. I hope ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई. Now to practice it.